Good morning, all of you. This is Mukesh Kumar Prasad, PGT Commerce, and I am going to elaborate on the topic developing scientific temper. Now, first of all, we will understand what is the meaning of scientific temper. Scientific temper refers to an attitude of logical, rational, and scientific thinking. Rational साइंटिफिक एटीट्यूड किसे कहते हैं? साइंटिफिक एटीट्यूड को हम यदि सीधे सरल भाषा में समझने का प्रयास करें तो साइंटिफिक टेम्पर हम लोग कहते हैं वैज्ञानिक सोच को। वैज्ञानिक सोच जो डिपेंड करता है आपका तर्क पे, आपका विवेकशील पे, विवेकता पे। यदि आपको कुछ कह दिया जाए, किसी ने आपको कुछ कह दिया कि जाइए वो काम कर दीजिए, यदि आप वो काम बिना सोचे समझे करते हैं, यदि आप वो काम बिना सोचे समझे करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप नहीं हुआ है, आप में किसी प्रकार का साइंटिफिक विकास नहीं हुआ है। कोई भी व्यक्ति जो कोई भी काम बिना सोचे समझे करता है उसमें साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप नहीं हुआ है। इसीलिए हम लोग देख सकते हैं इस स्लाइड में, an individual is considered to have scientific temper if he employ scientific method of decision making in everyday life। यदि आप जीवन में कोई भी निर्णय लेते हैं और निर्णय लेने से पहले उस पर सोच विचार करते हैं, तभी कहा जा सकता है कि आप में वैज्ञानिक सोच उपलब्ध है, वैज्ञानिक सोच आपके अंदर उत्पन्न हुआ है। यदि बिना सोचे समझे आप जिंदगी में कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उसमें वैज्ञानिक सोच का कोई झलक नहीं दिखता है, और बिना वैज्ञानिक सोच के हम अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमने एक वर्ड अभी यहां पर देखा, साइंटिफिक मेथड। वैज्ञानिक मेथड क्या है? वैज्ञानिक मेथड असल में हम कहते किसको है? वैज्ञानिक मेथड में हम लोग सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि कोई भी चीज का हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। वैज्ञानिक सोच को डेवलप करने के लिए किसी भी चीज को हम लोग को ऑब्जर्व करना पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से मैं यहाँ समझाने का प्रयास करता हूँ कि वैज्ञानिक सोच में 5 से 6 प्रकार के चरण होते हैं, और हर चरण को पार करके ही हम वैज्ञानिक सोच को डेवलप कर सकते हैं। जो पहला चरण होता है ऑब्जर्वेशन, हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, बच्चे किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे कि द टोस्टर वोंट टोस्ट, हमने देखा कि एक टोस्टर मशीन में ब्रेड हमने डाला और हमको ये पता चला कि वो जो ब्रेड है वो टोस्ट नहीं हुआ है, वो बना नहीं हुआ है। ये हमने ऑब्जर्व किया, ये हमने देखा। बच्चे भी इसी तरह सब चीज ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड स्टेप है क्वेश्चन। क्वेश्चन करना, प्रश्न करना। व्हाई वोंट माय टोस्टर टोस्ट? जब मैंने ब्रेड को टोस्ट में डाल दिया तो वो आखिर वो टोस्ट क्यों नहीं हुआ, वो ब्रेड टोस्ट क्यों नहीं हुआ? तो ये प्रश्न जिज्ञासा और क्यूरियोसिटी के अनुसार ये प्रश्न बच्चों के मन में आना चाहिए, हमारे मन में आना चाहिए कि आखिर वो टोस्ट क्यों टोस्ट नहीं हुआ, वो ब्रेड क्यों टोस्ट नहीं हुआ। तीसरा स्टेज है हमारा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या होता है? एक प्रिडिक्टेबल आंसर बनाते हैं, वो सही हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। हाइपोथेसिस में क्या है? मे बी द आउटलेट इज ब्रोकन। यदि ब्रेड हमारा नहीं पक रहा है, ब्रेड हमारा टोस्ट नहीं हो रहा है, तो हम एक कंक्लूजन पे आते हैं कि शायद हमारा जो प्लग है जिससे हम करंट ले रहे हैं वो प्लग खराब हो। ये एक हमने हाइपोथेसिस डेवलप किया। तो ये हाइपोथेसिस या तो सही हो सकता है या गलत हो सकता है। हो सकता है कि जो आउटलेट हमने यूज कर रहा है, जो प्लग हम जिसमें यूज कर रहे हैं, प्लग में कुछ खराबी हो, तो इसका सही होने का और गलत होने का दोनों का बराबर का संभावना है। तो इसी को हम लोग कहते हैं हाइपोथेसिस। ये हमारा थर्ड स्टेज है। इसके बाद हमारा फोर्थ स्टेज होता है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन बोलता है कि इफ आई प्लग द टोस्ट इनटू अ डिफरेंट आउटलेट देन इट विल टोस्ट द ब्रेड। तो हम एक प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि हो सकता है यदि प्लग खराब हो सकता है यदि हम प्लग किसी और किसी यदि तार वायर को हम किसी और प्लग में डाल रहे हैं तो हो सकता है टोस्टर काम करना स्टार्ट कर दे और हमारा ब्रेड टोस्ट हो जाए। तो हम ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं,
हमारा जो फिफ्थ स्टेज होता है साइंटिफिक मेथड में, वो होता है टेस्ट ऑफ प्रिडिक्शन। अब जैसे हमने प्रिडिक्ट किया, प्लग द टोस्टर इनटू अ डिफरेंट हॉट प्लेट एंड ट्राई अगेन। तो हमने प्रिडिक्ट किया कि अब जो प्रिडिक्ट किया कि शायद कोई प्लग हमारा खराब हो, इसको हम लोग टेस्ट करेंगे, इस प्रिडिक्शन को हम लोग टेस्ट करेंगे। ये कैसे टेस्ट करेंगे? ये टेस्ट करेंगे कि जब हम एक प्लग को दूसरे प्लग में लगा के देखेंगे तो हमारा प्रिडिक्शन टेस्ट होगा वहां पर कि जो टोस्ट हम बना रहे हैं या शायद क्या सिर्फ वो प्लग के कारण वो खराब हुआ है या कोई और कारण है। और लास्ट जो स्टेज है उसके बाद कुछ रिजल्ट आएगा। पहला रिजल्ट हो सकता है कि माय ब्रेड टोस्ट, या तो ब्रेड टोस्ट हो जाएगा प्लग चेंज करने के बाद, या हो सकता है माय ब्रेड वोंट टोस्ट, या तो मेरा ब्रेड टोस्ट नहीं होगा। दो ही कंडीशन होगा, या तो ब्रेड टोस्ट हो गया होगा या ब्रेड टोस्ट नहीं हुआ होगा। यदि ब्रेड टोस्ट हो गया होगा तो हम कह सकते हैं कि जो हाइपोथेसिस हमने डेवलप किया था वो सपोर्टेड हो गया, ठीक है, कि प्लग खराब था, चेंज किए, सही हो गया। या हो सकता है कि प्लग चेंज करने के बाद भी जो टोस्ट था वो हमारा जो ब्रेड था वो हमारा टोस्ट नहीं हुआ। तो दो कंक्लूजन यहां से निकला। हाइपोथेसिस जब भी हम लोग टेस्ट करते हैं तो दो कंक्लूजन निकलता है, एक उसको सपोर्ट करने वाला और एक उसको सपोर्ट नहीं करेगा। तो इस कंक्लूजन में हम लोग देखते हैं तो स्विच यदि हम लोग चेंज करते हैं, प्लग हम लोग चेंज करते हैं, तो या तो उसमें होगा कि ब्रेड हमारा टोस्ट हो जाएगा या फिर ब्रेड हमारा टोस्ट नहीं होगा। यदि ब्रेड हमारा टोस्ट हो जाता है तो हम इससे ये समझ सकते हैं कि जो प्लग हम लोग चेंज किए ये प्लग चेंज करना सही था। और यदि प्लग चेंज करने के बाद भी यदि टोस्ट नहीं, ब्रेड यदि टोस्ट नहीं होता है तो ये से हमारा हाइपोथेसिस गलत हो गया। इससे हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जो हमने टोस्ट ब्रेड टोस्ट किया वो किसी और कारणवश के कारण, वो किसी और कारण के चलते टोस्ट नहीं हो रहा। हो सकता है मशीन में कुछ तकनीकी खराबी हो। तो हम लोग करेंगे इटरेशन टाइम। अब ये इटरेशन टाइम क्या होता है? इटरेशन टाइम होता है किसी चीज को दोबारा दोहराना। इटरेशन हम लोग कहते हैं किसी चीज को दोहराना। हम फिर से सारा प्रोसेस एक बार फिर से करेंगे, फिर से प्लग चेंज करेंगे, फिर से ब्रेड निकाल के डालेंगे। इससे हम लोग ये पता करने का कोशिश करेंगे कि जो सिस्टम हम लोग फॉलो कर रहे थे वो सही है या नहीं है। इसी को हम लोग साइंटिफिक मेथड कहते हैं। इस स्लाइड पे हम लोग देख सकते हैं साइंटिफिक मेथड का ये आपका 6 चरण है। पहला है मेक एन ऑब्जर्वेशन, सबसे पहला है कि हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा है आस्क अ क्वेश्चन, ऑब्जर्व करने के बाद हमारे दिमाग में कोई क्यूरियोसिटी आती है, कोई जिज्ञासा आती है जो हमें प्रश्न पूछने पर मजबूर करती है। उसके बाद फॉर्म हाइपोथेसिस और टेस्टेबल एक्सप्लेनेशन। प्रश्न आने के बाद या तो हमारे दिमाग में उसका खुद से हम उसका उत्तर ढूंढते हैं या फिर अपने दिमाग में एक हम हाइपोथेसिस बना लेते हैं, ऐसा हुआ तो ऐसा होता होगा, ये हमारा दिमाग में हम डेवलप कर लेते हैं। उसके बाद मेक अ प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन द हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बेसिस पे हम हमारे दिमाग में एक प्रेडिक्शन करते हैं कि शायद ऐसा होता होगा। उसके बाद नेक्स्ट है टेस्ट द प्रेडिक्शन। उसके बाद यदि हमारे दिमाग में कोई ऐसी बात आ गई कि ऐसा होता होगा तो हम उस प्रेडिक्शन को टेस्ट करेंगे। और लास्ट में हम क्या करेंगे? उस प्रेडिक्शन को टेस्ट करेंगे और बार बार टेस्ट करेंगे, एक से ज्यादा बार टेस्ट करेंगे। एक से ज्यादा बार टेस्ट करने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा कि वो प्रेडिक्शन सही है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑल क्रोज आर ब्लैक, सारे कौवे ब्लैक हैं, सारे कौवे काले हैं, ये एक प्रेडिक्शन है। तो ये प्रेडिक्शन हम जब देख लेंगे, ये एक हाइपोथेसिस है, और जब हम देख लेंगे कि सारे कौवे, जितना भी हम कौवा देख रहे हैं वो सही में काले हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि कोई ये प्रेडिक्शन हमारा सही है। मगर अर्थ के, हमारे धरती के किसी कोने पे कोई एक कौवा हमारा सादा निकल गया, ठीक है, एक भी कौवा सादा निकल गया, तो वहां पर हमारा ये हाइपोथेसिस गलत हो जाएगा। तो प्रिडिक्शन करते समय हमको देखना पड़ेगा कि बार बार वो रिजल्ट हम दे रहा है या नहीं है।
बार बार हम जितना भी कौवा देख रहे हैं वो कौवा काला ही निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। यदि जितना बार भी हम देखें और हर बार हम काला कौवा ही देखते हैं तो हम समझेंगे कि हमारा हाइपोथेसिस सही है। किसी बच्चे को बता दिया, कोई छोटा बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, उसको हम लोग बता देते हैं कि कौवा क्या होता है, काला होता है, तो वो बच्चा तभी उसको सही मानेगा आजीवन जब तक वो काला कौवा आजीवन उसको नजर आते रहता है। यदि गलतीवश भी वो किसी एक अफ्रीका का या किसी और प्रदेश में यदि वो एक कौवा देख लेता है जो सफेद कलर का है, तो आपका जो बात बताया गया है उसको बचपन में वो उसको नलीफाइड कर देता है, वो उसको गलत समझने लगता है। तो इसी तरह जितने भी हाइपोथेसिस रहते हैं उसको बार बार टेस्ट तब तक करते रहते हैं जब तक वो सही नहीं हो जाए। देखिए, इन सिंपल टर्म्स साइंटिफिक टेम्पर इज अ स्टेट ऑफ माइंड व्हिच डज नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग बट द ट्रूथ। तो साइंटिफिक टेम्पर वैज्ञानिक सोच उसे कहते हैं, यदि सिंपल शब्दों में कहा जाए तो उस तरह का सोच जो किसी चीज को नहीं मानता है सिवाय सत्य को, किसी चीज को नहीं मानता है सिवाय सत्य को। चीज सत्य है या नहीं है, बस साइंटिफिक टेम्पर वैज्ञानिक सोच उसी पे आधारित है। किसी के बोलने से ये सत्य नहीं हो जाता। जैसे कोई बोल दिया कि कहीं पर भूत है, ठीक है, कहीं पर भूत है, ये आपके दिमाग में बैठ गया है, मगर जब तक वो सत्य खुद से वो हम उसे देखने लगते हैं कि सही में वहां भूत है या नहीं है, तो ये वैज्ञानिक सोच को ही दिखलाता है। यदि भारतीय संदर्भ में बात किया जाए तो साइंटिफिक टेम्पर वैज्ञानिक सोच का जो उपयोग है, जो इस भाषा साइंटिफिक टर्म है, ये सबसे पहले हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यूज किया गया था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में इस शब्द का उल्लेख हुआ है। जो साइंटिफिक टेम्पर है, यदि भारतीय संदर्भ में देखा जाए तो इस शब्द का उल्लेख सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया अपने पुस्तक में किया है। यदि भारतीय संविधान के अनुसार हम देखें तो हमारा संविधान भी आर्टिकल 51AH, आर्टिकल 51AH जो हमारा संविधान है, ये भी कहता है कि जो हमारे नागरिक हैं उनमें साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, इस तरह का जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, इस तरह का डेवलप करना चाहिए। ये हमारा आर्टिकल 51AH भी इसी संदर्भ में ये हमें बताता है। साइंटिफिक अचीवमेंट्स इन एंशिएंट टाइम। यदि एंशिएंट टाइम के बारे में बात करें तो साइंटिफिक अचीवमेंट्स हमारे देश में क्या क्या हुआ है ये हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहला है डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम के बारे में जब भी बात होता है कि ये डेसिमल सिस्टम कहां से आया, तो हमेशा यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, क्योंकि द नंबर्स इन द डेसिमल सिस्टम्स वर कॉल्ड अरेबिक न्यूमरल्स बाय द यूरोपियंस। तो जो यूरोपियंस थे वो डेसिमल सिस्टम को अरेबिक न्यूमरल्स कहते थे। यूरोपियंस डेसिमल सिस्टम को अरेबिक न्यूमरल्स कहते थे, वहीं अरब्स जो थे उसको हिंदू न्यूमरल्स कहते थे। यूरोपियन का मानना था कि जो डेसिमल सिस्टम था वो अरब से आया हुआ था, मगर अरब वाले मानते थे कि जो डेसिमल सिस्टम था वो इंडिया से आया हुआ था। तो यहाँ पे हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है कि जो डेसिमल सिस्टम है वो क्या अरब से आया है या फिर इंडिया से आया है। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए मैं अपनी ओर से एक एग्जांपल देता हूं। जितने भी लैंग्वेजेस है जैसे कि उर्दू, पर्शियन और अरबिक, उर्दू, पर्शियन एंड अरबिक, इस लैंग्वेज को हम यदि ध्यान से देखें तो ये सारे लैंग्वेज है राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं, राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं। और इंडियन लैंग्वेजेस की बात करें तो हम लोग लेफ्ट से राइट की ओर चलते हैं। यदि हम किसी से पूछ लिया जाए जो भी इन भाषा के जानकार हैं कि आप मान लीजिए कोई एक नंबर लिखिए 257 लिखने के लिए बोला जाए, तो जब नंबर लिखते समय वो राइट से लेफ्ट नहीं चलेंगे, लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे। नंबर वो ठीक उसी तरह लिखेंगे, लेफ्ट से 257 लिखना है तो पहले 2 लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 7 लिखेंगे।
ना कि 7 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे। इससे हम लोग को ये समझ में आता है कि जो नंबर सिस्टम है वो उस लैंग्वेज से आया होगा जो फॉलो करता होगा लेफ्ट से राइट। तो हम जानते हैं कि हिंदी और संस्कृत जो पुराने लैंग्वेज है वो हम लोग लेफ्ट से राइट फॉलो करते हैं। तो ये हम लोग इससे समझ सकते हैं कि जो डेसिमल सिस्टम होगा वो हमारे संस्कृत लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज से ही डेवलप हुआ होगा। दूसरा चीज है कि रोम के बारे में हम लोग जानते हैं कि एक कहावत भी है, रोम वाज नॉट बिल्ड इन अ डे। मिस्र जो रोम जो देश है वो एक दिन में नहीं बना है। उसका इतिहास बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही शक्तिशाली इतिहास है। तो रोमन्स भी थे, रोमन्स का भी भारतीय वर्ल्ड हिस्ट्री पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा है। मगर रोमन्स के बारे में यदि हम लोग बात करें तो रोमन्स जो थे वो 1000 के बाद लिखना नहीं जानते थे। 1000 के बाद जब उन लोग को नंबर यूज करना था तो उन लोग लेटर यूज करते थे। आई यूज करते थे 1 के लिए, V यूज करते थे, C यूज करते थे, M यूज करते थे। इस तरह से वो नंबर्स यूज करते थे। तो इससे हम लोग समझ सकते थे कि उन लोग को भी नंबर का ज्ञान नहीं था, या हम लोग ये कह सकते हैं जीरो का ज्ञान उन लोग के पास नहीं था। और यदि हम इंडियन सिस्टम में उसको देखें तो हम लोग को 1000 लिखना है, लाख लिखना है, करोड़ लिखना है, 100 करोड़ लिखना है तो हम लोग जीरो यूज करते हैं। हम लोग नंबर के बाद जीरो यूज करते हैं जिससे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और यदि रोमन्स में जहां पर m यूज करते हैं 1000 लिखने के लिए, यदि 1 करोड़ लिखना हो रहेगा, 1 करोड़ लिखना रहेगा तो सोच लीजिए उनको कितना बार m लिखना पड़ेगा। तो उनके पास भी ये जीरो वाला कंसेप्ट नहीं था। तो ये कंसेप्ट इंडिया का ही था। तो ये हो गया एक साइंटिफिक डिस्कशन जिसपे हम लोग कह सकते हैं कि जो डेसिमल सिस्टम वगैरह था ये हमारे इंडिया से ही ओरिजिनेट हुआ है। दूसरा है टाउन प्लानिंग। 5000 years ago in the Indus Valley civilization, we had created this system of town planning with covered drains, sewerage system, etc. Something which is absent even today in most cities of India. तो हम अभी कह सकते हैं कि 5000 साल पहले ही इंडस वैली सिविलाइजेशन के द्वारा हम लोग देख सकते हैं। यदि हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ें तो हम लोग वहां पर पढ़ सकते हैं कि जो हम लोग का नगर का निर्माण था वो नगर का निर्माण 5000 साल पहले ही बहुत ही साइंटिफिक था। सारे घर लेफ्ट और राइट में थे, उनका सीवरेज बना हुआ था, नाली बना हुआ था, नाली से ड्रेनेज का सिस्टम बना हुआ था। तो वो बहुत ही साइंटिफिक था। इतना साइंटिफिक था कि उस तरह का शहर हम आज के समय में भी हम यदि घूमना चाहते हैं तो बहुत कम ही शहर है जो उस साइंटिफिक मेथड से बना हुआ है। थर्ड है प्लास्टिक सर्जरी। Plastic surgery was invented in India as early as the 6th century BC, while the Westerners discovered only about 200 years ago. Sushruta was an Indian physician who wrote one of the world's earliest works on medicine and surgery, and is therefore regarded as the father of Indian medicine and father of plastic surgery. प्लास्टिक सर्जरी के जो बारे में हम लोग सुनते हैं तो हम लोग को यही पता चलता है कि विदेशों में ये टेक्नोलॉजी, ये सिस्टम डेवलप किया गया। और हमारे भारत में 6 सेंचुरी बीसी में सुश्रुत जिनका नाम है, उनको फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। ये उन्होंने एक सुश्रुत संहिता एक किताब है जिनमें उन्होंने सारा मेथड किस तरह से प्लास्टिक सर्जरी होता है ये 6 सेंचुरी बीसी में ही उन्होंने अपनी किताब में इसका वर्णन कर चुके हैं। ये जो 3 पॉइंट्स हम लोग देख रहे हैं, डेसिमल सिस्टम, टाउन प्लानिंग एंड प्लास्टिक सर्जरी, ये 3 पॉइंट्स बताने का संदर्भ ये है कि हम लोग को हमेशा ये कहा जाता है कि जो वेस्टर्न कल्चर है, जो वेस्टर्न कंट्रीज है, अमेरिका ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, ब्रिटेन ले लीजिए, ये सारा चीज वहीं से आया हुआ है। ठीक है। और हम अपने हिस्ट्री के बारे में देखें तो ये हम लोग पता चलते हैं कि इतिहास में ये सब चीज सारे चीजों का वर्णन है जो हमारे दिमागों में ये थोप दिया जाता है कि वेस्टर्न कल्चर से ही सब कुछ आया है। तो हम वहां पे क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं, साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच हम लोग वहां पर यूज नहीं करते, हम लोग क्वेश्चनिंग वहां पर नहीं करते हैं। जो बोला गया
मान लिए कि हाँ अमेरिका से आया है, हाँ अमेरिका वाला ही डेसिमल दिया होगा, रशिया वाला ही प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताया होगा, ये हम लोग मान लेते हैं। पर हम लोग अपने इतिहास में देखते हैं तो ये सब सारी चीजें हम लोग को पहले से वर्णित है। अब सवाल उठता है कि एडवांटेजेस क्या है साइंटिफिक टेम्पर का, वैज्ञानिक सोच से हमें क्या फायदा होने वाला है। पहला देखते हैं, साइंटिफिक टेम्पर हेल्प अस टू डील विद आवर लाइफ इन अ सिस्टमैटिक वे एंड हेल्प अस टू हैव अ सेंस ऑफ हैपनिंग अराउंड अस। तो साइंटिफिक वैज्ञानिक सोच क्या करता है, हमें हमारे जीवन में सिस्टमैटिक वे से जीने का एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि कैसे हम सारा काम सोच समझ के कोई भी डिसीजन हम हमारे जीवन में सोच समझकर ले सकते हैं। ये नहीं कि कोई कुछ बोला और उसके सुन के हम कोई काम कर दिए। क्योंकि हम अपने आप को एक विवेकशील व्यक्ति मानते हैं तो ये हमारा धर्म बनता है कि कोई भी काम करने से पहले, किसी भी एक्शन करने से पहले हम सबसे पहले सोच लें कि उसका परिणाम क्या होता है, हो सकता है। इट हेल्प अस टू हैव अ रैशनल थॉट्स व्हिच इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। तो सबसे बड़ा चीज है विवेकशील बनना। हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं आज के जमाने में जो विवेकशील नहीं हो, कि कोई बोला और हम कर दिए। करने से पहले हमको उसके परिणाम, दुष्परिणाम के बारे में सोचना पड़ेगा। It gives us the courage and freedom to question the authorities about any issues regarding the public interest. यदि पब्लिक से रिलेटेड कोई इंटरेस्ट है तो हम जो हमारे हायर अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी कहने का मतलब है जो प्रशासन में लोग हो गए, डीसी हो गए, एसडी हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, चीफ मिनिस्टर हो गए, उनका सारा एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, उनसे हम क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम में है, कोविड के टाइम में हम लोग को ये इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि जैसे हम लोग को मास्क यूज करना है। मगर यदि हम लोग साइंटिफिक स्टडी देखें तो ऐसे 18 से 20 साइंटिफिक स्टडी है जिनमें ये कहा गया है कि आप यदि लगातार मास्क का उपयोग करते हैं तो आपका ऑक्सीजन का सैचुरेशन है वो कम हो सकता है, ठीक है। आपका लंग्स में जितना ऑक्सीजन का इंटेक होना चाहिए उतना ऑक्सीजन का इंटेक नहीं हो सकता। ये तो हम समझ रहे हैं, ये तो वैज्ञानिक सोच है कि मास्क लगाने से हमारा ये सब प्रॉब्लम हो सकता है, मगर हम क्या कर रहे हैं उसमें क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हैं। Scientific temper to make the decision particularly to age old customs that stop us move further on the positive side। तो साइंटिफिक टेम्पर वैज्ञानिक सोच हम लोग को आगे बढ़ने का मौका देता है ऐसे रूढ़िवादी सोच से जो हम लोग को हमेशा से रोक के रखा हुआ है। जैसे कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, हम लोग जानते भी हैं, जैसे चाइल्ड मैरिज के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है ना। चाइल्ड मैरिज का एक सोच था, उस समय रूढ़िवादी सोच था, ठीक है, वो एक वैज्ञानिक सोच नहीं था। तो उस रूढ़िवादी सोच को ही हम लोग मानते हुए आगे बढ़ रहे हैं, मगर वैज्ञानिक सोच आने से हम उस रूढ़िवादी मान्यता को हम क्वेश्चनिंग करते हैं और क्वेश्चनिंग करके अपने जीवन को आगे पॉजिटिव वे में आगे बढ़ा सकते हैं। इट हेल्प अस टू नॉट गेट अफेक्टेड बाय सोशल एंड कल्चरल बिलीफ व्हिच स्टॉप्स अस to love the fellow citizens। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि हम ये साइंटिफिक सोच हम लोग को आगे बढ़ने में मदद करती है। जैसे कि हम लोग सोशल और कल्चरल जो बिलीफ है उसके आगे दबे हुए नहीं है। जैसे कि बहुत पहले ये माना जाता था कि पृथ्वी जो है गोल नहीं है, ठीक है, पृथ्वी गोल नहीं है। और जो सेलर होते थे वो अपना नाव, जब परिवार मछुआरे लोग भी जब जाते थे मछली पकड़ने के लिए समुद्र में, तो वो ज्यादा आगे नहीं जाते थे, क्योंकि उनका मानना था कि कुछ दूर जाने के बाद पृथ्वी फ्लैट है और जाके एक कोना आएगा, वो उस कोना से नीचे गिर जाएंगे। तो ये एक अनसाइंटिफिक थॉट था। तो इसीलिए हम लोग को एक टेस्ट दिया जाता है साइंटिफिक थॉट से कि अगल बगल के कल्चर है, सोसाइटी है, उसको ना इन्फ्लुएंस करके आप लॉजिकली सोचिए कि क्या इसका परिणाम हो सकता है। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस है जो मैं रख रहा हूं। जैसे कि देखिए हम लोग ये बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हम लोग हमारे नेशनल एंथम के बारे में पढ़ते हुए आ रहे हैं, मगर हार्डली डू यू नो द मीनिंग ऑफ नेशनल एंथम। क्या हमें सच में नेशनल एंथम जो है उसका मीनिंग पता है? ये हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। शायद इसका जवाब ना में हो सकता है, क्योंकि
क्योंकि हम बचपन से तो नेशनल एंथम पढ़ते हुए आ रहे हैं मगर हम एक एक शब्द का मतलब शायद आज भी नहीं जानते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि देखिए बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और बर्थडे के सेलिब्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, केक लाते हैं, केक पे नाम लिखते हैं, नाम को हम लोग फिर कट करते हैं, ठीक है। जो कैंडल है, कैंडल को हम लोग फूंक के बुझा देते हैं, ठीक है, तो बुझा देते हैं। तो हम ये सब जानते हैं कि जो कैंडल दिया वगैरह है या आग जो प्रज्वलित हुआ है उसको बुझाना ये कहीं से भी सही माना नहीं गया है, मगर इस बुझाने के पीछे क्या कारण है ये हम लोग नहीं जानते हैं। क्योंकि ये चलता हुआ आ रहा है तो हम भी वैसा ही कर रहे हैं। इसके पीछे हमारा कोई क्यूरियोसिटी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है कि आखिर बर्थडे के दिन कैंडल बुझा के क्या होता है या इसको क्यों बुझाना चाहिए। ये हम क्योंकि करते हुए आ रहे हैं कोई, उसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इसके पीछे हमारा कोई भी वैज्ञानिक तर्क नहीं है, वैज्ञानिक सोच नहीं है। थर्ड है, देखिए बाल वगैरह जब हम लोग को कटाना रहता है तो हम लोग किसी एक पर्टिकुलर दिन छोड़ देते हैं, ठीक है, कि मंगल को नहीं कटाना है, बृहस्पति को नहीं कटाना या शनिवार को नहीं कटाना है, या नाखून किसी एक पर्टिकुलर दिन कटाना नहीं है। कोई बच्चे भी रहते हैं तो हम उनको बोल देते हैं कि नहीं आज मंगलवार है या शनिवार है, इस दिन नाखून या बाल नहीं कटेगा, बृहस्पतिवार है आज नहीं कटेगा। मगर क्यों नहीं कटेगा? जब बच्चा ये प्रश्न हमसे पूछता है कि क्यों नहीं कटाना है, मंगल को, बृहस्पति को, शनि को क्यों नहीं कटाना है, तो हमारे पास उसके लिए कोई जवाब मौजूद नहीं रहता, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें कुछ बोला है और उसको हम आगे फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर ये बात नहीं हो रहा है कि सही है या गलत है, इस चीज का बात नहीं हो रहा है। हो सकता है इसके कुछ वैज्ञानिक कारण हो, वैज्ञानिक सोच हो, मगर वो कारण हमें पता नहीं है। हम बस सिर्फ अगले वाले नेक्स्ट जनरेशन को ये बताते हुए जा रहे हैं। फिर है कि एक बिल्ली रास्ता काट दी, हम रुक गए, ठीक है। क्यों रुक गए ये हमको पता नहीं है, ठीक है। हो सकता है कहा जाता है कि एक्सीडेंट हो जाएगा आगे, ठीक है, मगर बिल्ली ही रास्ता जाते समय तो कुत्ता भी रास्ता काट सकता, मच्छर भी निकलते हुए रास्ता काट दिया, चूहा भी रास्ता काट दिया, बहुत सारे हाथी भी पार हो गया सामने से, ठीक है। तो हम योग क्यों नहीं कहते हैं कि चूहा रास्ता काट दिया या कुत्ता रास्ता काट दिया, ये हम क्यों नहीं बोलते हैं। हम कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट दिया तो कुछ अच्छा नहीं होगा हमारे पास, मगर इसके पीछे कोई वैज्ञानिक कारण नहीं है कि बिल्ली रास्ता काट दिया तो अशुभ ही होगा। अब कितना राजधानी, शताब्दी, ट्रेन, बस चल रहा है, तो क्या बिल्ली रास्ता काट देने से क्या वो सब रुक जा रहे हैं? नहीं रुक रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हम लोग हमेशा मैथ्स में ये यूज करते हैं x, हम लोग वैल्यू यूज करते हैं लेट द वैल्यू बी x, ठीक है। लेट द वैल्यू बी, कोई भी प्रश्न स्टार्ट करते हैं, हम लोग को बचपन से पढ़ाया गया है लेट द वैल्यू बी x से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यदि हम x की जगह c यूज करें, b यूज करें, v यूज करें, कोई भी यदि टर्म यूज करेंगे तो हमारा आंसर में कोई डिफरेंस आने वाला नहीं है, ठीक है। c भी यूज कर सकते हैं, z भी यूज कर सकते हैं, a भी यूज करते हैं, अपना नाम का लेटर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, हमारा आंसर सेम ही आएगा। मगर जहां पर भी देखिएगा कि ये वैल्यू हमारा, जहां पर भी जितने भी हमारे सेक्शन होते हैं वहां पे देखिएगा हर जगह ये वैल्यू हमारा लेट द वैल्यू x से ही स्टार्ट होता है। मगर क्यों होता है इसके बारे में हम लोग को पता शायद नहीं है। नीड ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, जरूरत क्या है साइंटिफिक वैज्ञानिक सोच का, हमें जरूरत क्यों है? Bringing forth progressive society that is free of superstitions and irrational practices, तो हमें एक ऐसा समाज का निर्माण करना है जो अंधविश्वास से परे है, जो अंधविश्वास को ना माने बल्कि वैज्ञानिक सोच के आगे बढ़े। Promoting tolerance among people for differing thoughts and idea, हमारे समाज में कई लोग रहते हैं उनका अलग अलग बिलीफ रहता है, तो यदि साइंटिफिक टेम्पर ना रखें तो क्या हो सकता है हम किसी दूसरे को थॉट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो दूसरे को थॉट को एक्सेप्ट करने के लिए हमें वैज्ञानिक सोच का डेवलप होना बहुत जरूरी है। क्रिएटिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट थ्रू लॉजिकल रीजनिंग, तो यदि हम ऑल राउंड डेवलपमेंट चाहते हैं, किसी बच्चे में ऑल राउंड डेवलपमेंट चाहते हैं, तो ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए वैज्ञानिक सोच का, रीजनिंग का होना बहुत जरूरी है। और आम लोगों में ये मिसकंसेप्शंस बना हुआ है
कि वैज्ञानिक सोच आपका तभी डेवलप होगा जब आप साइंस पढ़िएगा, ठीक है, विज्ञान पढ़िएगा, तभी आप में वैज्ञानिक सोच डेवलप करेगा। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। वैज्ञानिक सोच डेवलप करने के लिए विज्ञान का पढ़ना जरूरी नहीं है। हाँ, विज्ञान बहुत सहायता करता है, मगर सिर्फ विज्ञान पढ़ने से ही वैज्ञानिक सोच नहीं उत्पन्न हो सकता है। वैज्ञानिक सोच के लिए हमें क्यों रीजनिंग आना चाहिए, क्वेश्चनिंग आना चाहिए। जब हम क्वेश्चनिंग करेंगे तभी हम वैज्ञानिक सोच को डेवलप कर सकते हैं। हाउ टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर। अब वैज्ञानिक सोच को हम लोग डेवलप कैसे कर सकते हैं बच्चों में? सबसे पहला है एनकरेज हिम टू आस्क क्वेश्चन। बच्चों को हम लोग को ज्यादा से ज्यादा एनकरेज करना चाहिए प्रश्न पूछने के लिए। जब बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्रश्न पूछेंगे तभी उसमें वैज्ञानिक सोच का डेवलपमेंट होगा। सेकंड, अलाउ हिम टू सीक आउट आंसर्स ऑन हिज ओन। उन्हें तुरंत किसी प्रश्न का जवाब नहीं दे दीजिए, उनको खुद भी जूझने दीजिए, सोचने दीजिए कि इसका क्या जवाब हो सकता है। जब बच्चे खुद से सोचना स्टार्ट करेंगे, अपना दिमाग यूज करना स्टार्ट करेंगे, तब उनमें साइंटिफिक टेम्पर डेवलप होगा। गाइड एंड डायरेक्ट हिम टू रिलायबल सोर्सेस ऑफ रेफरेंसेस लाइक डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया। बच्चों को हम लोग संदर्भ दे सकते हैं कि आप किसी वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग जानना चाहते हैं या किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं, जो रिलायबल सोर्सेस है, जैसे कि डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया। इसको हम लोग रेफर कर सकते हैं बच्चों को कि आपको किसी शब्द का मीनिंग जानना है या किसी टॉपिक के बारे में समझना है, तो आप डिक्शनरी और एनसाइक्लोपीडिया को रेफर कीजिए। लेट टीवी टाइम बी मोर फॉर साइंटिफिक प्रोग्राम्स देन फॉर एंटरटेनमेंट। तो बच्चों में हम लोग साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक सोच इस तरह से भी डेवलप कर सकते हैं कि बच्चों को हम लोग एंटरटेनमेंट के प्रोग्राम की जगह कुछ वैसा प्रोग्राम, नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी या कुछ ऐसे साइंटिफिक प्रोग्राम दिखाने का प्रयास करें जिनमें उनमें सोचने का क्षमता डेवलप हो पाए। अब आपके सामने एक वीडियो है जिसमें वैज्ञानिक सोच के बारे में आपको दिखाया जाएगा। एक केस है, उसमें अलग अलग केस आपको नजर आएगा और देखिए कैसे किसी के बोलने से हम लोग करते हैं तो क्या हमारा फायदा या नुकसान हो सकता है। वीडियो। एक किसान और उसका बेटा गधे को साथ लेकर बाजार जा रहे थे। शुरुआत तो वो दोनों भी पैदल चल रहे थे और गधा उनके साथ में चल रहा था। जब वो गांव के अंदर पहुंचे, एक आदमी ने उनको देखकर उस बेटे को गधे पर बैठाने की सलाह दी। इस गधे को बिना बोझ ले जाने से क्या हुआ? अरे तुम दोनों में से कोई इस पर बैठ क्यों नहीं चढ़ा? अरे आप तो बिल्कुल ठीक करते हैं भैया, हमने इसके बारे में पहले नहीं सोचा। किसान ने लड़के को गधे पर बैठा दिया और स्वयं पैदल चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद एक दूसरे आदमी ने उन्हें देखकर गुस्से से कहा, अरे ये देखो, ये कामचोर लड़का आराम से बैठा है और जिन्हें खुला हुआ पीछे पैदल चल रहा है। ऐ बदतमीज लड़के, नीचे उतर और अपने बाप को गधे पर बैठा। ये सुनकर लड़का शर्मिंदा होकर गधे से नीचे उतर गया और अपने पिता को गधे पर बैठने को कहा। आगे बढ़े ही होंगे कि उन्हें कुएं से पानी भर रही एक महिला ने देखा और ताना दिया, अरे इसकी लोहे मुझे को तो देखो, कैसे मजे से गधे पर बैठा है और बच्चे को पैदल करा रहा है। ओ बूढ़े, सब नहीं आती, खुद गधे पर बैठा है और बच्चे को पैदल करा रहा है। उस किसान को बुरा लगा। अब दोनों गधे पर बैठ गए और आगे का सफर तय करने लगे। बाजार के पास ही एक आदमी उन्हें देखा और जोर से चिल्लाया, क्षमा करें श्रीमान,
ये गधा आपका है। ये गधा भला कौन सोच सकता है कि बेचारे गधे पर आप लोग इतना बोझ लादते होंगे। आप लोगों को क्या दया नहीं आती बेचारे छोटे से गधे पर दो लोग बैठ गए। अब दोनों बाप बेटे उस गधे से उतर गए। किसान को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अंत में उसने गधे के दोनों पैर एक लकड़ी से बांध दिए और गधे को उल्टा लटकाकर लकड़ी कंधे पर रखकर वे एक पुल पर चढ़े और आगे बढ़ने लगे। लोगों ने ये देखकर हंसने लगे। तभी गधा डर गया और जोर जोर से लात मारने लगा और जिससे रस्सी टूट गई। गधा पुल से नीचे नदी में गिरकर बह गया। किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसने सबकी बात क्यों सुनी। तात्पर्य, अगर आप लोगों की हर बात सुनकर कुछ भी करने जाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। धन्यवाद। कट के नहीं सुन। तो कि कैसे एक बाप बेटा और गधा अलग अलग गांव से गुजरते हैं, तो वहां पर अलग अलग लोगों अलग अलग प्रकार के वो प्रक्रिया देते हैं और उनकी बातों को सुन के वो अलग अलग तरह से काम करते हैं। तो प्रयास किया गया है कि वैज्ञानिक सोच कुछ भी करने से पहले हम लोग को अपने स्तर से सोचना पड़ेगा कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है या नहीं है। एक कंक्लूजन है, इंडिया इज सेकेंड टू नन। नॉट ओनली वी कैन डू व्हाट अदर्स कैन बट ऑल्सो व्हाट अदर्स कांट डू। तो एक यहाँ चंद्रयान का एग्जांपल दिए हैं इस कंक्लूजन में कि इंडिया किसी से कम नहीं है। इंडिया वो हर चीज कर सकता है जो दूसरे देश कर सकते हैं, बल्कि वैसा काम भी कर सकते हैं जो दूसरे देश नहीं कर सकते हैं। चंद्रयान का एग्जांपल देने का यहाँ पर मेरा मकसद यही था कि चंद्रयान इंडिया का एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था, जो कि अब तक जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए हैं, तो चंद्रयान जितने भी प्रोजेक्ट्स दूसरे देशों ने किया है वो सिर्फ उत्तरी क्षेत्र, चंद्रमा के उत्तरी क्षेत्र का ही इंस्पेक्शन करने के लिए बनाया गया था। मगर इंडिया के द्वारा जो चंद्रयान स्पेस जो प्रोग्राम था, ये पहली बार ऐसा था जो मून के साउथ पोजीशन दक्षिण साइड में खोजने के लिए बनाया गया था। तो यहाँ पर मैं अपना प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करता हूँ। अभी आपके साथ लिंक, आपको एक व्हाट्सएप लिंक आएगा, उस पे आपको एक असेसमेंट फॉर्म रहेगा। वो असेसमेंट फॉर्म इसी टॉपिक से रिलेटेड है, तो आप उन लोग उस असेसमेंट फॉर्म को आप अभी यहाँ पर सबमिट कीजिएगा।